फाइन। रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में पहले कभी सुना? पता है? थोड़ा ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता इसमें, सिंपल सा फैक्ट है। एक एक्सिस एक रिजिड बॉडी है, इस एक्सिस के अबाउट इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है आई। कितना है? अभी उसी एक्सिस के अबाउट इस सारे रिजिड बॉडी को अगर मैं एक पॉइंट मास में कन्वर्ट करूँ, जिसका मास इसके जैसा ही हो, इसका मास m कितना है? m है। इस पॉइंट मास का भी कितना होगा? m ही होगा। तो इस एक्सिस से उस m मास को कितने डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा ताकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके जैसा ही हो? इक्विवेलेंट कंडीशन। एक रिजिड बॉडी का जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उतने ही मास का, एक पॉइंट मास का इसी एक्सिस के अबाउट उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना है। तो उस पर्टिकुलर मास को इस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे रखना है? पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m² होता है और एक्चुअल रिजिड बॉडी का कितना आई है? दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम। तो इक्वल टू व्हाट? m²। या k का वैल्यू निकालना चाहो तो √i/m। ये कब जरूरी है? किसी किसी क्वेश्चन में तुमको बोल देगा ऐसा रिजिड बॉडी है और उसका रेडियस ऑफ गायरेशन k है, मतलब तुमको इनडायरेक्टली उस क्वेश्चन ने क्या देके रखा है? ये देके रखा है कि भाई रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमको क्या पकड़ना है? m²। जब तुम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तब कौन सा लोगे? m² मान के सॉल्व करोगे, राइट? ओके फाइन। अभी नेक्स्ट हम इस टॉपिक में चलते हैं, टेंशन, टॉर्क एंड पुली। देखो हमने हमेशा क्या किया है कि अगर पुली मासलेस है तो पुली की दोनों तरफ जो ये जो तुमको रस्सी दिख रहा है इसमें टेंशन हम लोग क्या मानते हैं? सेम। कम ऑन स्पीक अप। क्या मानते हैं? सेम मानते हैं, राइट? इज दैट क्लियर? आज मैं उसका एक्चुअल रीजन बताऊंगा कि सेम क्यों मानते हैं। बात को समझो, जब ये ब्लॉक ऊपर नीचे मूव करेगा, लेट अस से दिस ब्लॉक इज मूविंग डाउन, लेट अस से दिस ब्लॉक इज मूविंग अप, इट इज ऑब्वियस कि पुली ऐसा मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है। मूव नहीं कर रहा, क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। पुली इज परफॉर्मिंग प्योर रोटेशन। एंड यू नो दैट अगर कोई भी चीज प्योर रोटेशन कर रहा है, मूव कर रहा है, उसके पास अल्फा है, मतलब उस पुली पर नेट टॉर्क होना पड़ेगा। टॉर्क बनाता है फोर्स। इज दैट क्लियर? एक बार इस पुली को देखते हैं। पुली का अगर एबिलिटी बनाए, ध्यान देना, यहाँ पर एक फोर्स है T1, इस रस्सी का टेंशन मैंने T1 माना, इस रस्सी का टेंशन मैंने T2 माना। सर आपने दोनों को अलग अलग क्यों माना? मैं बताऊंगा, जस्ट वेट, हैव पेशेंस। मैंने दोनों रस्सियों में टेंशन क्या माना? अलग अलग माना। एक T1 है, दूसरा क्या है? T2। और यहाँ पर फोर्स ड्यू टू द क्लैंप। क्लैंप मतलब पुली को पकड़ कर रखा है ना एक रॉड ने, तो पुली पे तो फोर्स लगाएगा वो ऊपर की तरफ। इज दैट क्लियर? और ये जो पुली ऐसा घूम रहा है, अल्फा है, एंड दिस इज द एक्सिस। इज दैट क्लियर? बात को समझो, ये जो क्लैंप है ये सेंटर ऑफ मास के थ्रू ही पास कर रहा है। पुली का खुद का वेट भी होगा, ओके, वो भी इसी पाइवट के थ्रू पास कर रहा है। तो टॉर्क बनाने का कैपेसिटी ना mg के पास है ना एफ क्लैंप के पास। अगर है तो किसके पास है? T1 और T2 के पास। इसमें भी तुमको ध्यान से देखना है कि अल्फा की तरफ किसका टॉर्क आ रहा है। तो ध्यान से देखो, T1 जो है वो क्लॉकवाइज ही घुमाना चाहता है, अल्फा के फेवर में है, और T2 जो है वो अल्फा के अगेंस्ट में है। तो रिजल्टेंट टॉर्क, नेट टॉर्क अगर हम लिखना चाहे तो T1 इंटू, कल क्या सिखाया था दिमाग में? दिस इज लीवर आर्म, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस में R मान लेता हूँ, T1 इंटू R। सिमिलरली ये अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये अगर लीवर आर्म है, इसका भी रेडियस कितना होगा? -T2 इंटू R। माइनस क्यों लिखा? बिकॉज ध्यान से देखो, समझ में आ जाना चाहिए, नेट टॉर्क है, राइट? T1 R - T2 R। बात समझ में आ रहा है? नाउ टाउ नेट ऑन अ रिजिड बॉडी सॉलिड इक्वल टू व्हाट? I अल्फा, दैट इज T1 - T2 इंटू R। इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, दिख रहा है तुमको? डेफिनेटली T1 और T2 का वैल्यू सेम नहीं होगा, बिकॉज दिस इज इक्वल टू व्हाट? IR। लेकिन अगर मैंने ये कह दिया कि भाई पुली तो मासलेस है, पुली अगर मासलेस है, कहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? 0। अगर I 0 हो गया तब जाके T1 बराबर क्या होता है? T2 होता है। फील है? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि इफ पुली इज मासलेस तब जाके हमको क्या मिलेगा? T1 इज इक्वल टू व्हाट? T2। हमने एनएलएम में ये क्वेश्चन बहुत किया है, कभी सोचा नहीं होगा, आज तो पता चल गया ना कि T1 इक्वल टू T2 हम कब ले सकते हैं? पुली इज व्हाट? मासलेस। कोई डाउट? लेकिन अभी तो पुली के पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, रोटेट कर रहा है, तो दोनों रस्सियों में मैं टेंशन सेम नहीं मान सकता। अगर टेंशन सेम मान लिया तो पुली को घुमाएगा कौन? दोनों टेंशन अगर सेम हो गया, नेट टॉर्क क्या हो जाएगा? शोमिक सुन रहे हैं ना? नेट टॉर्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, राइट? तो दोनों रस्सियों में हम टेंशन क्या लेंगे? अलग अलग लेंगे। इज दैट क्लियर? पक्का? ओके फाइन। भार्गव, ठीक है?
तुमको क्वेश्चन में पूछ दिया ब्लॉक्स के एक्सीलरेशन बताओ। बाय कांस्टेंट रिलेशन वी कैन डेफिनेटली से कि m1 और m2 का एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, एक ऊपर एक नीचे होगा। इक्वेशंस लिखते हैं, समझ में आ चुका है कि दोनों रस्सियों में टेंशन अलग अलग है, बिकॉज इस बार पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सबसे पहले m1 ब्लॉक का अगर हम एम्पिटी बनाते हैं, ध्यान से देखना है, नीचे क्या लग रहा है m1g, ऊपर क्या लग रहा होगा t1, एंड द थिंग इज गोइंग डाउन विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ a, तो f नेट होगा m1g माइनस t1 इज इक्वल टू व्हाट, m1 इंटू a। डू एग्री विद दिस? सिमिलरली अगर मैं दूसरे ब्लॉक को देखो, दिस इज m2, इस तरफ क्या लग रहा है m2g, ऊपर क्या लग रहा होगा t2, and the system is moving up with an acceleration of a. F net on this is what? T2 minus m2g is equal to what? m2 into a. So this is equation 1, this is equation 2. बाकी कौन है अभी? पुली। किसके एबिलिटी बनाना है? बोलो भाई। पुली का तो हमने जस्ट नाउ बनाया, लिखा भी है। तो अगर ये पुली है, एक क्लैम्प फोर्स लग रहा होगा, नहीं बनाने से भी चलता है नहीं बनाने से भी चलता है। दिस इज T1, दिस इज T2, एंड इट इज ऑब्वियस कि अगर ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, द पुली हैज टू रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट? पुली अगर ऐसा घूम रहा है, सो फिर से एफ नेट इक्वल टू एम ए लिखा है, तो टाउ नेट इक्वल टू आई अल्फा लिखूंगा। टाउ नेट कितना होगा? T1 माइनस T2 इंटू आर, दैट इज इक्वल टू व्हाट, आई आर। दिस इज इक्वेशन 3। ध्यान से देखो इक्वेशंस को और ये बताओ कितने सारे वेरिएबल्स हैं। T1, T2, A, अल्फा, कितने सारे इक्वेशंस हैं? आँख खराब है क्या? 1 2 3 3 इक्वेशंस है, 3 लिख के रखा है यहाँ पे। कितने इक्वेशंस हैं? सॉल्व कर पाएंगे क्या? चौथा इक्वेशन चाहिए, कहाँ से आएगा? नो स्लिप कंडीशन से आएगा। कहाँ से आएगा? नो स्लिप कंडीशन से। मतलब अगर ये हमारा पुली है और इसके साथ ये रस्सी कनेक्टेड है, ये अगर अल्फा से घूम रहा है, इस पॉइंट का डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा? आर अल्फा। तो रस्सी का भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना होगा? आर अल्फा। और ब्लॉक एम है ना, जो कि इस तरफ जा रहा है विद एन एक्सीलरेशन ऑफ ए, उसी रस्सी के साथ कनेक्टेड है जो कि आर अल्फा से जा रहा है, तो ए का वैल्यू भी हम क्या लिख सकते हैं? आर अल्फा। ये जो है ये हमारा चौथा इक्वेशन है। उसके बाद का काम तुम कर ही सकते हो, बस ये लॉजिक समझ में आया नहीं है। दिस इज हाउ यू सॉल्व सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। याद रहेगा ये कंसेप्ट पक्का? रॉड दिख रहा है सबको? और ये हमारा पाइवट एग्जिस्ट। और ये रॉड कैसे प्लेन में घूमेगा? इफ दिस इज द रॉड, वर्टिकल प्लेन में घूमेगा। रॉड कैसे प्लेन में घूमेगा? वर्टिकल प्लेन में, राइट? अब ये हॉरिजॉन्टल है, इसका मास है, इसका लेंथ है। इस पे फोर्सेस क्या लग रहे हैं? चलो बताओ। सबसे पहले बोला था फोर्सेस, और कुछ? हिंज फोर्स बोलते हैं हम उसको, क्योंकि रॉड को क्या किया है? पकड़ के रखा है, राइट? रॉड को पकड़ के रखा है, तो हिंज फोर्स लग रहा होगा। किस तरफ? ऊपर, साइड में? नहीं सोचने का जरूरत तुमको। तुम क्या करोगे? You will resolve the forces into two components, एक nx एक ny। समझ में आया? So let us say ये हमने nx ले लिया, ये हमने ny ले लिया। हो सकता है nx 0 है, हो सकता है निकलेगा nx 0। Is that clear? Okay fine। सबसे पहले पूछा है अल्फा जस्ट आफ्टर द रिलीज। अगर मैं तुमको पूछता एक्सीलरेशन बताओ, तो तुम सबसे पहले क्या सोचोगे एक्सीलरेशन निकालने के लिए? ए ट्रांसलेशनल मोशन में अगर मैं पूछता हूँ बॉडी का एक्सीलरेशन निकालो, सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू विल सर्च फॉर? फोर्स। यहाँ पर मैंने अल्फा पूछा है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू विल सर्च फॉर? टॉर्क। इज दैट क्लियर? तो अभी अगर मैं रॉड का एबिलिटी बनाता हूँ, ध्यान देना, इस पे एक mg है, इस पे एक nx है, इस पे एक ny है, एंड बिना कोई डाउट का हम कह सकते हैं कि ये हमारा पाइवट है। इसके अबाउट हम अपना टॉर्क लिखेंगे, because this rod is performing pure rotation. And the good thing is that nx and ny, they will not come into the picture because they're passing through the axis. If any forces passes through the axis से उसका perpendicular distance 0 होता है, लीवर आर्म 0 है। टॉर्क बनाने का कैपेसिटी सिर्फ किसके पास है? mg के पास। अपने मन में फील करो कि mg इसको किधर रोटेट करना चाहता है? क्लॉकवाइज। तो अल्फा का जो सेंस बना होगा वो क्लॉकवाइज बना होगा। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम फोर्स बाय मास करते हैं, वही तो लिखा है मैंने, अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? टाउ बाय आई। उसका रिप्लेसमेंट सिर्फ टॉर्क कितना होगा?
एम जी, दिस इज द लीवर आर्म, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज व्हाट, L/2 डिवाइडेड बाय आई इस एक्सिस के अबाउट, जिसके अबाउट तुमने टॉर्क लिखा है। क्या बोला मैंने, जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिखा है आई भी उसी एक्सिस के अबाउट लिखना है तुमको। कितना होगा, परफेक्ट, m L/3, m को मारेगा, L L² को मारेगा, सो दिस इज 3g/2 2L, ओके, दिस इज अल्फा, हो गया एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्या पूछा है, AT एंड AR ऑफ A एट दिस मोमेंट, ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा गया, A मतलब ये पॉइंट A है, क्यों पूछा गया, व्हाई आर दे आस्किंग अबाउट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड रेडियल एक्सेलरेशन। तुम बोलोगे सर आपने ही सिखाया था, क्या लास्ट क्लास क्या सिखाया था कि एनी बॉडी मूव्स इन ए रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन करता है, उस बॉडी का हर एक पॉइंट सर्कुलर मोशन करता है, तो ये पॉइंट जो है ये भी क्या है, सर्कल में घूम रहा है भाई, तो होगा ना उसके पास रेडियल भी होगा और टेंजेंशियल भी होगा। अच्छा बात को समझो, इस सर्कल के लिए ये सेंटर है, अरे तो ये क्या होगा रेडियल, ये क्या होगा टेंजेंशियल। सर्कुलर मोशन अगर आता है तो रेडियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए, R ω² होता है, और AT का वैल्यू क्या होता है, R अल्फा। अच्छा R इन दिस केस, रेडियस इन दिस केस इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द रॉड L। अच्छा जस्ट आफ्टर रिलीज व्हाट इज द ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी इज 0। काहे इतना टेंशन ले रहे हो, एक बॉल को जस्ट रिलीज के बाद इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखते हो बॉल का, तो यहाँ पर इतना हेजिटेशन क्यों है, रॉड को तुमने जस्ट रिलीज किया, इसके इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, तो R ω² भी क्या हो जाएगा 0, मतलब कोई रेडियल एक्सीलरेशन है नहीं, अभी नहीं है, मैंने नहीं कहा कि कभी नहीं होगा। When the rod goes down, what will happen? It will omega will rise. बॉल को जब रिलीज करोगे उसका वेलोसिटी 0 से बढ़ना चालू करता है नहीं करता, तो इसका भी करेगा ओमेगा। ओके, व्हाट अबाउट रेडियल एक्सीलरेशन, R इंटू अल्फा L इंटू अल्फा, अल्फा की जगह हम ये पुट कर देंगे, दैट इज 3g/2L, ये चला गया, दिस इज व्हाट 3g/2, हो गया सर, इज दैट क्लियर। ओके, फिर पूछा नेट हिंज फोर्स एक्टिंग एट दिस मोमेंट, फोर्स पूछ दिया, टॉर्क के इक्वेशन से कभी भी हम NX और NY निकाल नहीं पाएंगे, बिकॉज उनका टॉर्क हमेशा क्या होगा 0, राइट। अच्छा, कैन वी फाइंड आउट द एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड, राइट, यस, बिकॉज सेंटर ऑफ मास इज लोकेटेड exactly at this point and this is also moving in a circle. Do you agree with this? If this is moving in a circle, इस center of mass के पास भी एक radial acceleration होगा और एक tangential acceleration होगा. Do you agree? Okay. So we all know कि radial तो 0 ही होगा. अभी तो प्रूफ किया था ओमेगा 0 है. टेंजेंशियल कितना होगा? R अल्फा, इन इसके रेडियस इज व्हाट L/2 अल्फा. किसी को कोई डाउट? भाई इसका रेडियस तो L/2 ही है और अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 3g/2L. तो L को मार देगा, कितना आ जाएगा 3g/4. समझ में आ गया? दिस इज नथिंग बट एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. इन दिस केस इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. अभी हम फोर्सेस के इक्वेशंस को लिखेंगे. किसके इक्वेशंस को? सो फॉरगेट अबाउट द शेप एंड साइज ऑफ द रॉड. टॉर्क लिखेंगे तो चाहिए होगा, फोर्स कहाँ लग रहा है, रॉड का डायमेंशन इंपॉर्टेंट है. जब मैं फोर्स की इक्वेशन लिखना चाहूंगा, इस पूरे रॉड को मैं एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर सकता हूं. अच्छा, इस पे नीचे क्या लग रहा है? सेंटर ऑफ मास ऐसा एक पॉइंट है जहां पर हम सारे फोर्सेस को इट इज एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड. NX NY को भी हम यहीं लगा देंगे. डू यू एग्री विद दिस? किसी को कोई डाउट? ये हो गया फोर्सेस. अभी बाकी एक्सीलरेशन लिखने का. एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास की तरफ से नीचे की तरफ कितना है वो भाई? NLM में तो ये प्रॉब्लम कितना बार किया, इक्वेशंस लिख पाओगे या नहीं? देयर इज नो एक्सीलरेशन अलोंग x डायरेक्शन, सो NX इज इक्वल टू व्हाट 0. एंड y डायरेक्शन में F नेट इज mg माइनस ny इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक या पॉइंट. तो एक्सीलरेशन क्या होगा 3g/4. तो ny का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं mg माइनस 3mg/4, दैट इज व्हाट mg. फील आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी मैंने रोटेशन कंसिडर किया ही नहीं है. हमने किसको एनालाइज किया? एक पॉइंट मास को. इस पूरे रॉड के मास को हमने कहाँ पर कंसंट्रेट किया? सेंटर पे कंसंट्रेट किया. व्हेनेवर यू डील विद फोर्सेस you can move on with the concept of what? Center of mass. But whenever you deal with torque, then the distribution of mass is important. कहाँ पर force लग रहा है वो भी important है. Is that clear? Without? भार्गव
नेक्स्ट क्या पूछा गया? व्हेन द रॉड बिकम्स, दिख रहा है वर्टिकल रॉड, अल्फा पूछा है तो टॉर्क चाहिए होगा, टॉर्क निकालने के लिए फोर्स चाहिए होगा, तो इसका एफबीडी बना लेते हैं। वर्टिकल स्टेट में mg इधर, लेट्स से nx इधर, लेट्स से ny इधर। सर आपको कैसे पता nx राइट की तरफ होगा, लेफ्ट की तरफ भी हो सकता है? नहीं चाहिए ना, आंसर बता देगा, इतना लोड लेने का क्या, बस ले लो। समझ में आया? ओके, mg इधर है, nx है, ny इधर है, अल्फा पूछा गया है। और अच्छी चीज़ ये है कि अल्फा 0 होगा, देख के बता सकते हो, बिकॉज इफ आई टेक पाइवट एज द एक्सिस nx ny and line of action of mg is passing through the axis। अरे एक्सटेंड करो ना इसको, एक्सिस के थ्रू पास करा नहीं करा, तो एट दिस मोमेंट अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? ओके, लेकिन ओमेगा भी पूछा है। इनिशियली बॉल को रिलीज करते हो तो वेलोसिटी 0 है, नीचे तक पहुंचते पहुंचते कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाता है। रॉड को रिलीज का इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी 0 है, वर्टिकल होते होते उसके पास सबसे ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी होगा, राइट? क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? एनर्जी कंजर्वेशन। इसे क्लियर कट केस जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी कितना डिक्रीज हुआ है? mg को पूछो, सेंटर ऑफ मास को पूछो, तुम कितना नीचे उतरे? ये बोलेगा सर देखो पहले तो मैं इस लेवल पे था, अभी मैं इस लेवल पे आ गया, दैट मींस आई हैव गॉन डाउन, आई हैव गॉन डाउन बाय एन अमाउंट ऑफ व्हाट? L/2। सो देयर इज अ डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mg L/2। ये जितना पोटेंशियल एनर्जी है सारा का सारा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। एक रॉड प्योर रोटेशन कर रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर का भाई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। समझ में आया? तो ये रॉड के पास अभी जो ओमेगा है उसके कारण इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी आया, कहाँ से आया? बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ। तो हाफ आई अबाउट व्हाट? आई अबाउट पाइवट। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ml स्क्वायर पे 12 मत लिख देना। रोटेट किसके अबाउट कर रहा है भाई? जिसके अबाउट कर रहा है वही लिखोगे ना, आई, ठीक है ना? सो दैट इज हाफ आई क्या होगा? m l स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, दैट इज mg l बाई 2। तो l स्क्वायर को मार देगा, m को मार देगा, 2 चला गया, ओमेगा स्क्वायर कितना होगा? 3g बाई ओमेगा इज रूट ओवर ऑफ 3g बाई l। समझ में आ गया? ओमेगा पता चल गया। हिंज फोर्स व्हेन द रॉड बिकम्स वर्टिकल पूछा, हिंज फोर्स निकालने के लिए फिर से हमको फोर्स के इक्वेशंस को लिखना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास के पास जाना है। इस वक्त सेंटर ऑफ मास भी सर्कल में घूम रहा है, इसके पास एक रेडियल एक्सीलरेशन होगा और एक टेंजेंशियल 0 है बिकॉज अल्फा 0 है, AT इक्वल टू आर अल्फा होता है, मीन्स पर रेडियल 0 नहीं होगा। बोलो भाई, रेडियल का वैल्यू कितना होता है? L/2 ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर, यस, बट इन दिस केस रेडियस इज L/2 ओमेगा स्क्वायर। एट दिस मोमेंट ओमेगा हमने निकाल के रखा, समझो इस बात को। सो इन दिस केस रेडियल एक्सीलरेशन अगर हम लिखे दैट इज L/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिखे तो कितना आएगा? 3g बाई l चला जाएगा, दैट इज 3g/2 एंड वी शैल रिपीट द सेम ड्रिल। हम यहाँ पर सारे मास को पॉइंट पे कंसंट्रेट करेंगे। दिस इज m, नीचे क्या लग रहा है? mg, ऊपर क्या लग रहा है? ny, इस तरफ क्या लग रहा था? nx। एंड सिस्टम का एक्सीलरेशन की तरफ ऊपर की तरफ। किसी को कोई डाउट? रेडियल एक्सीलरेशन किस तरफ पॉइंट करता है? ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर, और इसका डायरेक्शन ये है और इसका वैल्यू कितना है? 3g/2। समझ रहे हो ना? nx का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। इस तरफ कोई एक्सीलरेशन नहीं है, नेट फोर्स भी 0 होना पड़ेगा। और यहाँ क्या लिख सकते हैं? ny माइनस mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन दैट इज व्हाट? 3g/2। सो ny का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? 5mg/2। हो गया? समझ में आया? इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, जितना कुछ तुमने सीखा है सब यूज हो गया। इज दैट क्लियर? ओके भार्गव, सबसे पहले तो क्वेश्चन समझो। एक लैडर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, साइड व्यू है, ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है 80 kg का। इस रॉड को क्रॉस बार बोला जा रहा है। जस्ट इमेजिन करो कि अगर ये क्रॉस बार नहीं होता तो क्या होता? फैल जाता। समझ में आ रहा ही नहीं यार? दैट मीन्स इन दोनों पैरों का बाहर की तरफ जाने का टेंडेंसी होगा। क्रॉस बार ने उसको पकड़ के रखा है, तो क्रॉस बार में टेंशन होगा ही नहीं होगा। तो क्रॉस बार इज बीइंग स्ट्रेच्ड, तो वो टेंशन कितना वो पूछा गया है क्रॉस बार में। और ये नॉर्मल कितना लग रहा है वो पूछा गया है। इज दैट क्लियर?
नॉर्मल निकालना बहुत ही आसान है। आसान है या नहीं है? बिकॉज दोनों तरफ बाई सिमेट्री हम कह सकते हैं क्या होगा NN, और इस तरफ क्या लग रहा है 80G, तो N इज इक्वल टू 40G, बिकॉज इक्विलिब्रियम में है। कैसे इक्विलिब्रियम में? रोटेशनल इक्विलिब्रियम एज वेल एज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अभी जो मैंने है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के इक्वेशन लगाया कि अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, डाउनवर्ड फोर्स, N इक्वल टू कितना आ गया 40G। बात को समझो, अगर मैंने पूरे सिस्टम को ऐसा माना तो इस रॉड में कितना टेंशन वो कभी नहीं आने वाला, बिकॉज रॉड बन जाएगा, रॉड के अंदर का जो ये टेंशन है वो एक इंटरनल फोर्स है। अगर तुम टेंशन का वैल्यू निकालना चाहते हो तो ऐसा FBD बनाना पड़ेगा जहाँ पर ये रॉड कटा हुआ है, तब कि उस क्रॉस सेक्शन में तुमको टेंशन दिखेगा। इज दैट क्लियर? तो हमने क्या किया, इसके हाफ पार्ट का FBD बनाऊंगा, तरह से राइट पार्ट का FBD बनाऊंगा। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं राइट पार्ट का FBD बनाऊँ, ध्यान देना ऐसा है, नॉर्मल है, किसका वैल्यू कितना है 40G। यहाँ पर वो बंदा बैठा हुआ है, कुछ वेट होगा, यहाँ पर रॉड है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये वाला हाथ जब ऐसा जाना चाहेगा तो रॉड को पुल करेगा, तो यहाँ पर जो टेंशन डेवलप होगा इट हैज टू बी अलोंग दिस डायरेक्शन। अगर तुमने एरो उल्टा दे दिया, इसका मतलब ये पैर इसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, पुश नहीं कर रहा। बात को समझो, इस रॉड का इस पैर का फैलने का टेंडेंसी, बाहर की तरफ जाने का टेंडेंसी, फील आ रहा है नहीं आ रहा? और इसी के साथ ही तो ये रॉड अटैच्ड है, तो इसको क्या करेगा, वो खींचेगा, तो ये हो गया T। बात को समझो, ये चीज़ ऐसा है, ऊपर टिप में ध्यान दो, जब ऐसा खुलना चाहेगा तो ये वाला टिप इस वाले टिप को क्या करेगा, प्रेस भी तो करेगा। बोलो भाई, ये चीज़ जब ऐसा खुलना चाहता है, फोकस ऑन द टिप्स, दे विल प्रेस अगेंस्ट ईच अदर, तो ये वाला टिप इसको प्रेस भी करेगा। लेट्स से तरीके नेक्स्ट, समझ में आया? इज दैट क्लियर? अभी देखो तुम्हारे FBD में T दिख रहा है, कुछ भी इक्वेशन लिखोगे T आएगा। अरे इतना इंपॉर्टेंट बात बोला, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ऐसे FBD बनाओगे तो T दिखेगा तुमको कभी? कौन सा फोर्स दिख रहा है? सिर्फ एक्सटर्नल, नॉर्मल 80G ही दिखा तुमको, ऐसा बनाना ही पड़ेगा T चाहिए तो। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिख चुके हैं, अभी रोटेटरी इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिखना है, जहां पर हम लिखेंगे किसी भी एक्सिस के अबाउट इस पर्टिकुलर पिक्चर में कि कोई भी एक्सिस चूज कर लो, इस सिस्टम पे नेट टॉर्क क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। एंड आई वुड वेरी हैप्पीली चूज दिस टू बी माई एक्सिस, बिकॉज NX अननोन है, राइट? W कितना पोर्शन आ रहा है हमको पता नहीं है, बट इस N और इस T का वैल्यू हमको, T निकालना और N का वैल्यू मेरे को पता है। अच्छा, मैं एक चीज़ देना भूल गया यार, ये हाइट जो है ये 1 मीटर है, 1 मीटर। इज दैट क्लियर? एंगल कितना, एंगल 30 डिग्री। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको अपने एक्सिस मानो, एक बार फील करो, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ T, है ना? ये अगर एक्सिस है, इन दिस केस 1 मीटर इज द लीवर आर्म ऑफ T, बोलो ना भाई। और अगर ये नॉर्मल है, ये अगर एक्सिस है, हमेशा बोला है कि अपने दिमाग में से एक लाइन खींच दो, तो इस लाइन का यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा ही नहीं होगा, दिस इज द लीवर आर्म ऑफ नॉर्मल, बोलो ना। और ये कितना होगा, निकाल सकते हैं राइट? 30 है, ये 30 होगा, ये हाइट कितना है 2 मीटर्स, ठीक है ना? निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है। मैं ये मान गया, चलो। इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट है क्या? निहार तेरे को डाउट है ये इसका लीवर आर्म में बोल के? इज दैट क्लियर? अभी सेंस ऑफ रोटेशन देखो, ये बताओ कि टेंशन इस एक्सिस के अबाउट किस सेंस में टॉर्क प्रोड्यूस कर, क्लॉकवाइज। नॉर्मल कैसा प्रोड्यूस कर रहा है? क्या ये मूव करेगा, क्या ये रोटेट कर रहा है? तो एक दूसरे के टॉर्क को वो क्या कर देगा, हो गया सॉल्व। T इंटू 1 इज इक्वल टू व्हाट, N इंटू A निकाल लेना। N का वैल्यू कितना है 40G, निकल जाएगा तुम्हारा T। टेंशन इन द क्रॉस बार, जो समझाया वो समझो, ये सब तो कैलकुलेशन हो जाएगा। लॉजिक समझ में नहीं आया, सिस्टम कैसे चूज़ करना है, टॉर्क निकालने के लिए किसको अपने एक्सिस चूज़ करोगे, जो सबसे सेफेस्ट एक्सिस है। क्या हम हमेशा किसी भी पॉइंट को एक्सिस मान सकते हैं? हमेशा नहीं, किसी भी पॉइंट को एक्सिस तभी मान पाओगे अगर वो इक्विलिब्रियम में है। तो अगर रोटेट कर रहा हो तो तब तो एक्सिस चूज करना पड़ेगा तुमको, जो एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है उसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिखना पड़ेगा तुमको। इज दैट क्लियर भार्गव? इधर सुनो, लिसन, कोलिशन से याद है ना, कोई बॉडी जाके किसी बॉडी के साथ अगर टकराता है तो कोलिशन में मोमेंटम ट्रांसफर होता है, पता है ना? कोई बॉडी अगर ट्रैवल कर रहा है v वेलोसिटी से, जब जाके दूसरे के साथ टकराएगा, दूसरा अगर रेस्ट में है वो मूव करना चालू करेगा, आया ना उसके पास मोमेंटम।
पहले वाले का मोमेंटम डिक्रीज होगा, दूसरे वाले का मोमेंटम बढ़ेगा, एक लॉस करेगा, दूसरा गेन करेगा। मतलब ऐसा समझ लो कि पहला बॉडी दूसरे बॉडी को अपना मोमेंटम कुछ दे देता है। इज दैट क्लियर? पक्का? राइट? ओके। हमको ये भी पता है कोई चीज़ अगर सीधा मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, उसके पास कैसा मोमेंटम होता है? लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। राइट? अगर कोई ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोशन होता है, किसी ऑब्जेक्ट का एंगुलर मतलब उसके मूवमेंट के कारण अगर कोई एंगुलर वेरिएबल बदल रहा है तो उसके पास क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ध्यान से देखना, ये एक रॉड है और एक पार्टिकल है जो जाके इसके सेंटर ऑफ मास में हिट करता है। ये पार्टिकल जाके जब इस रॉड को हिट करेगा, रॉड को हिट करने के बाद का पिक्चर कि हिट करने के बाद रॉड कैसे मूव करेगा, क्या तुम मुझे ये बता पाओगे? सिर्फ ट्रांसलेट करेगा, ऐसा मूव करेगा। राइट? मतलब आफ्टर हिटिंग वो कुछ भी वेलोसिटी से ट्रांसलेट करेगा। इज दैट क्लियर? बात को समझो, यहाँ पर मोमेंटम का ट्रांसफर हुआ है। अगर इसके पास मोमेंटम आया है तो तुमको ये समझ जाना चाहिए कि भाई वो मोमेंटम एक्चुअली इससे आया है। इसके पास अगर लीनियर मोमेंटम है तो तुमको समझना चाहिए कि इसके पास भी लीनियर मोमेंटम था, इसलिए वो दिया उसको। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? बहुत लोगों को लगता है कि कोई पार्टिकल अगर सीधा मूव कर रहा है तो उसके पास कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा। जनरली यही लगता है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन में एंगुलर मोमेंटम कहाँ से आएगा? अगर ऐसा है, इस केस को देखो, यहाँ पर एक रॉड है एंड अगर सी एक पार्टिकल है तो इस तरह मूव कर रहा है, सेंटर ऑफ मास पे हिट नहीं करता, ऊपर हिट करता है। कैन यू इमेजिन कि आफ्टर दिस पार्टिकल हिट्स द रॉड, रॉड कैसा मोशन परफॉर्म करेगा? कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। ये रॉड क्या करेगा? रॉड ट्रांसलेट भी करेगा और रोटेट भी करेगा। सबको समझ में आता है? देखो ये V देख के तो ऑब्वियस है भाई, इसके पास अगर लीनियर मोमेंटम आया, V है तो मतलब कि mv है इसके पास। इस रॉड के पास अगर लीनियर मोमेंटम आया तो हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि इस पार्टिकल के पास भी लीनियर मोमेंटम था, इसलिए दिया वो। तो प्रॉब्लम इज इसके पास एंगुलर मोमेंटम भी है बिकॉज ये रोटेट कर रहा है। एंड आई विल रिपीट द सेम स्टेटमेंट, इसके पास तो एंगुलर मोमेंटम था नहीं। अगर आया होगा तो किससे आया होगा? इस पार्टिकल से आया है। ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, दिस पार्टिकल इज एक्चुअली मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, पर इसके पास लीनियर मोमेंटम के साथ साथ क्या है? एंगुलर मोमेंटम भी है। तो ये मिसकंसेप्शन को पहले क्लियर करो। एक सीधा चलता हुआ पार्टिकल के पास एंगुलर मोमेंटम भी होता है। ध्यान से देखना, ये एग्जिस्ट है एक पार्टिकल जो कि सीधा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। इज दैट क्लियर? अभी डिपेंड करता है कि तुम इस पार्टिकल के मोशन को कहाँ से देख रहे हो। अगर तुम इस पार्टिकल के मोशन को यहाँ से देख रहे हो तुम बोलोगे सर तो ये तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, एक भी एंगुलर वेरिएबल चेंज। बट अगर यहाँ से देख रहे हो तो पार्टिकल अभी यहाँ पर है, कुछ देर के बाद पार्टिकल यहाँ पर होगा। थीटा चेंज हुआ या नहीं? So there is an angular variable which is changing, so it will have some angular momentum. समझ में आया? Exactly. ये थोड़ा सा एंगुलर मोमेंटम का केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज एंगुलर मोमेंटम किसी पार्टिकल के पास है या नहीं है वो डिपेंड करता है कि तुमने एग्जिस्ट कैसा चूज किया, किस जगह पर बैठ के तुम उस पार्टिकल को देख रहे हो। यहाँ बैठ कर देखोगे तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम नहीं है, यहाँ बैठ कर देखोगे तो एंगुलर मोमेंटम हो। सो एक लीनियरली मूविंग पार्टिकल के पास कितना एंगुलर मोमेंटम होगा उसके पोजीशन वेक्टर पे डिपेंड करता है। मतलब एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो कहाँ पर है उसके अकॉर्डिंग उसका एंगुलर मोमेंटम डिसाइड होता है। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये तो समझ में आ गया कि पोजीशन पे डिपेंड करता है। अभी फॉर्मूला दे देता हूँ। क्या दिख रहा है तुमको? एक पार्टिकल दिख रहा है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, बट इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हमने एंगुलर मोमेंटम पूछा है और आर वेक्टर है उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर या मोमेंटम का पोजीशन वेक्टर, एम वी का पोजीशन वेक्टर। तो एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर फॉर्मूला है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो क्या होगा? आर एम वी साइन थीटा। आई होप सो तुमको पता कि मैं क्या करने वाला हूँ। पर इस एम वी आर साइन थीटा को एक साथ रखेंगे जस्ट लाइक टॉर्क में हमने किया था। तो अगर हम इसको इस तरफ एक्सटेंड कर दे, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंटम, तो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना होगा? ये थीटा है तो ये थीटा है और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर साइन थीटा, है ना? सो कैन आई से आर साइन थीटा इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एम वी आर।
बोलते हैं ना MVR। आर क्या होता है? इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लीवर आर्म। टॉर्क समझ में आता है तो ये भी समझ में आएगा। इज दैट क्लियर? ये तो एक पार्टिकल के लिए हुआ। एक रिजिड बॉडी के लिए कितना होता है? मास इंटू वेलोसिटी का भाई आई ओमेगा। समझ में आया? एक रिजिड बॉडी का क्या होगा? L इक्वल टू व्हाट? आई इंटू ओमेगा। ध्यान देना, ये एक एंगुलर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और L का डायरेक्शन ओमेगा की तरफ होता है। डू यू नो ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ है? टेक योर राइट हैंड, जिस तरफ ओमेगा वेक्टर मतलब ओमेगा घूम रहा है उसी तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करो। थंब जिधर पॉइंट करता है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा वेक्टर। सिंपल, क्लियर, पक्का? अभी सोचो, यहाँ पर एक पार्टिकल है m1 मास का, यहाँ पर एक पार्टिकल है m2 मास का, ठीक है? एंड दिस डिस्टेंस इज L/2, दिस डिस्टेंस इज L/2 और ये पूरा गोल घूम रहा है, ये ऐसा, इसके अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से गोल घूम रहा है। अभी पूछा व्हाट इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, राइट? व्हाट इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम? इसका कितना होगा? MVR। इसका इधर होगा MVR, दैट इज MV। V की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना L/2 ओमेगा। अरे बोलो, V इक्वल टू आर ओमेगा MV। आर परपेंडिकुलर, ये अगर लीनियर मोमेंटम है इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? L/2। तो ये कितना हो जाएगा? M L² ओमेगा बाई 4। इस तरफ क्या होगा? M L² ओमेगा बाई 4। अभी टोटल एंगुलर मोमेंटम जब हम लिखना चाहेंगे नेट, क्या हम दोनों को ऐड करें? जीरो बोला किसी ने, क्या हम ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे? सेंस देखना पड़ेगा तुमको, सेंस। इसका सेंस कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। उसका भी सेंस कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐड करना, दोनों का सेंस सेम है, तो 2m L² ओमेगा बाय व्हाट? 4। इज दैट क्लियर? और फील लेना है तो देखो, कैन आई से दिस इज आर वेक्टर एंड कैन आई से दिस इज p वेक्टर? करो तो r क्रॉस p। थंब किधर पॉइंट कर रहा है? r क्रॉस p टुवर्ड्स यू। ओके, ये है r वेक्टर, ये है p वेक्टर। करो r क्रॉस p किधर? तुम्हारे तरफ तो ना, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन। तो इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना, सेंस देख के लिखो। दोनों का सेंस अगर सेम है तो क्या होगा? ऐड होगा। दोनों का सेंस अगर ऑपोजिट में है तो क्या होगा? माइनस होगा। r क्रॉस p करके भी चेक कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम इन दिस केस। ऐसे करके लिखना पड़ता है, ठीक है? डन। चलो एक लास्ट मॉडल देख लेते हैं। एक रॉड है, रॉड के दोनों एंड्स में, एंड दोनों एंड, एक मिड पॉइंट पे एक एज पे दो स्पेयर्स है, छोटा पॉइंट मास मान सकते हो। दोनों का m मास है, डिस्टेंस a है, और ये इस एक्सिस का पूरा सिस्टम जो है ऐसे रोटेट कर रहा है, राइट? तो ये भी रोटेट कर रहा है, ये भी रोटेट कर रहा है, इसके पास भी एंगुलर मोमेंटम होगा, इसके पास भी एंगुलर मोमेंटम होगा। इज दैट क्लियर? तो अभी हमको पूछा व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू a, राइट? इसका एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू कितना होगा? mv r, है ना? इसका अगर स्पीड मैंने v माना, भूलो मत, इसका स्पीड 2v होगा, गलती मत करना। लेकिन ओमेगा सेम है, v सेम नहीं है। इज दैट क्लियर? तो इसका कितना होगा? m ट्वाइस v इंटू ट्वाइस, भाई इसका सेंटर ये है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a क्या करोगे? 4mva माइनस mva निकल जाएगा। इज दैट क्लियर? ये गलत है, ठीक है? ये गलत है, मुझे पता था, इसलिए मैंने थोड़ा बिल्डअप दिया, लेकिन ये गलत है। देखो बात को समझो, रिलेटिव का कंसेप्ट हम पोजीशन में अप्लाई कर सकते हैं, नेक्स्ट वेलोसिटी पे अप्लाई कर सकते हैं, नेक्स्ट एक्सीलरेशन पे अप्लाई कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम में अप्लाई नहीं कर सकते। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? तो अगर तुमको रिलेटिव एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो सबसे पहले b का रिलेटिव वेलोसिटी निकालो a के रेस्पेक्ट में। भाई एंगुलर मोमेंटम में रिलेटिव का कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर पाओगे। याद करो तुमने वो कहाँ पर कंसेप्ट किया, अप्लाई किया था? पोजीशंस में किया था। उसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी में क्या था? उसको डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा? एक्सीलरेशन। उन सारे कंसेप्ट में, उन सारे फिजिकल क्वांटिटीज में तुम रिलेटिव का कंसेप्ट इस तरीके से यूज कर सकते हो, है ना? वी ए बी इज वी ए माइनस वी बी, यहाँ नहीं होगा। एल ए बी इज नॉट एल ए माइनस एल बी। इज दैट क्लियर? तो इस प्रॉब्लम को कैसे करना है ध्यान देना। इसका स्पीड अगर v है, इसका स्पीड अगर 2v है, ध्यान से सुनो,
इसके अबाउट घूम रहा है, इस पाइवट के अबाउट, है ना, तो ए के रेस्पेक्ट में बी का स्पीड v होगा ना। ये तो करना अलाउड है, ये तो करना अलाउड है। ए देख रहा है बी को, तो ए के रेस्पेक्ट में बी ऐसे सर्कल में घूम रहा है उसके चारों तरफ, बिकॉज वो रेस्ट में। तो ए के रेस्पेक्ट में बी वाले सर्कल का रेडियस ए ही है, तो ए के रेस्पेक्ट में इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एम वी। हमने रिलेटिव का कंसेप्ट किसमें अप्लाई किया, वेलोसिटी में अप्लाई किया, एंगुलर मोमेंटम में डायरेक्ट अप्लाई। देखो दोनों का आंसर अलग अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, ये करेक्ट वो गलत है। इज दैट क्लियर? तो वेलोसिटी में अप्लाई करना, उसके बाद तुम जो करना है करो। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? चलो डन फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चंस देखेंगे।